फिजिक्सिफाइड वंस अगेन क्लास 12th का हमारा तीसरा वन शॉट वीडियो है ये। एटम्स एंड न्यूक्लियाई डिस्कस करेंगे हम लोग। बहुत लकी हो तुम लोग यार कि न्यूक्लियाई जो है वो आधे से ज़्यादा उड़ा दिया है बोर्ड वालों ने इस साल के जो रिड्यूस्ड और रिवाइज सिलेबस आया है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू कर देते हैं। एटम्स की शुरुआत होती है भैया जीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट से। जीगर मार्सडेन ये जो थे रदरफोर्ड के बहुत ही होनहार स्टूडेंट थे, ठीक वैसे ही जैसे तुम सब हो जो रेगुलरली वीडियोस देखा करते हो, नोट्स बनाया करते हो। तो जीगर मार्सडेन जो थे उन्हें रदरफोर्ड ने कहा कि भाई अगर एटम के डिटेल्स पता करने हैं तो जाके अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करो एक थिन गोल्ड फॉइल पर। और इसी वजह से ये जो एक्सपेरिमेंट है ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहलाता है। इट इज पॉपुलरली नोन एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो भैया अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया जीगर और मार्सडेन ने एक थिन गोल्ड फॉइल पर। और थिन गोल्ड फॉइल पर जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया तो देखा कि भैया ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे 80-85% अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, सीधे चले गए, अनडेविएटेड चले गए। बहुत थोड़े जो थे वो 90 और 120 डिग्री के एंगल्स पर डेविएट हो गए। और बहुत थोड़े एक 10,000 में से एक ऑलमोस्ट दे रिटर्न बैक ऑन देयर ओन पाथ। ये ऑब्जर्वेशंस जीगर और मार्सडेन के थे। अल्फा पार्टिकल्स जो थे, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे वेंट अनडेविएटेड। अब तुम कहोगे सर न्यूक्लियस था यार, न्यूक्लियस के आसपास सारे इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन को देख के अल्फा पार्टिकल बेहोश क्यों नहीं हुए? तो भैया इलेक्ट्रॉन दुनिया का सबसे हल्का पार्टिकल है यार। तुम लोग पहली यूनिट में पढ़ चुके हो 9.1 इंटू 10⁻³ kg उसका मास होता है। और इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की टक्कर वैसे ही है जैसे तुमने बंदूक की गोली चलाई हो और उस गोली के रास्ते में मच्छर आ गया हो। तो गोली जब मच्छर से टकराएगी तो क्या होगा? क्या गोली मुड़ जाएगी अपने रास्ते से? नहीं मुड़ेगी, बिल्कुल नहीं मुड़ेगी। तो वैसे ही अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और अल्फा पार्टिकल सीधा चला जाएगा। तो जीगर और मार्सडेन ने ये ऑब्जर्वेशंस जाके जब रदरफोर्ड ने को बताए और रदरफोर्ड ने और तीनों लोगों ने मिल करके इस पे डिस्कशन किया। क्या डिस्कशन आया निकल के कि भैया ये ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट जा रहे हैं, विदाउट एनी डेविएशन जा रहे हैं। मतलब एटम का ज्यादातर पार्ट जो है वो हॉलो है। ज्यादातर पार्ट कैसा है? हॉलो है। मतलब या तो उसमें कुछ नहीं है या इलेक्ट्रॉन जैसा बहुत हल्का फुल्का पार्टिकल है जो अल्फा पार्टिकल का बाल बांका नहीं कर सकता। अब ये कुछ जो पार्टिकल्स थे यार जो डेविएट हुए 90 डिग्री से 120 डिग्री पे, तो भैया अल्फा पार्टिकल जिन्हें नहीं पता है बता दें, अल्फा पार्टिकल इज डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। मतलब जो हमारा हीलियम होता है बेचारा बहुत गरीब, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, अगर उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो बचेगा क्या? न्यूक्लियस बचेगा। तो बेसिकली अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। मतलब इसको रिप्रेजेंट करें तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हीलियम पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ये डेविएट हो गया अपने रास्ते से, मतलब इसके आसपास पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। इसके आसपास क्या आ गया होगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। तभी ये रिपेल होकर के, अगर ये निगेटिव होता तो ये ऐसे आता, घुस जाता इसमें, लेकिन ये पॉजिटिव है तभी ये डेविएट हो गया, दूर चला गया। दूर चला गया तो कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो डेविएट हो गए और कुछ बेचारे ऐसे थे, ऐसे पार्टिकल्स बहुत थोड़े थे, 10,000 में से एक, 8,000 में से एक, जो अपने ही रास्ते पे वापस लौट आए। मतलब उनके बिल्कुल सामने आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल फॉर्मुलेट किया। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल वाज बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस। और क्या था उस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में?
तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में यही ऑब्जर्वेशंस रख दिए गए। पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो। पहला जो पॉइंट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का क्या है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो। एटम का ज्यादातर पार्ट कैसा है? हॉलो है। एटम का ज्यादातर पार्ट हॉलो है एंड इंटायर मास, एटम का इंटायर मास और इंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम lies in a very small space within the atom that is known as nucleus। एटम का मास और पॉजिटिव चार्ज, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर एक बहुत स्मॉल स्पेस में लोकेटेड है, जिसको क्या कहा उन्होंने? न्यूक्लियस कहा। और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। अब सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करने के लिए चाहिए सेंट्रिपिटल फोर्स। तो सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से मिलेगा भैया? तो सेंट्रिपिटल फोर्स मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा 1/4πε0 E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, Ze चार्ज ऑन न्यूक्लियस एंड R इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ये कहां से मिलेगा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलेगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो भैया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ये 3 पॉइंट्स निकल के आए। रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, लेकिन तुम्हें तो पता ही है जब कोई साइंटिस्ट अपना पॉस्टुलेट देता है, अपनी थ्योरी देता है, तो दुनिया भर के साइंटिस्ट उसकी क्रॉस एनालिसिस कहते हैं, हिंदी में से टांग खींचना भी कहते हैं हम लोग। तो क्रॉस एनालिसिस करते हैं। तो क्रॉस एनालिसिस हुई तो एक मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे, तुमने नाम सुना होगा, फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फादर भी कहा जाता है, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी की थी। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो वो एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी लूज करेगा तो अगर ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, एक्सेलरेटेड पाथ है इसका, तो भैया ये एनर्जी लूज करेगा। और अगर ये एनर्जी लूज करेगा तो जो इसकी ऑर्बिट है वो कांस्टेंट ना हो करके स्पाइरल होगी और एक दिन ऐसा होगा कि ये न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा एंड दैट पुट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। इस तरीके से एटम की स्टेबिलिटी पे क्या लग जाएगा? एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्शन रेज किया मैक्सवेल ने वो रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन। और कुछ स्पेक्ट्रम की बातें हो रही थी। स्पेक्ट्रम हम इस चैप्टर के लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लोगों ने देख लिया था हाइड्रोजन का। उस स्पेक्ट्रम के ओरिजिन को भी रदरफोर्ड जो थे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो क्या हो गया? फेल हो गया। और भैया एक नया मॉडल आ गया जिसे कहते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब भैया कुछ क्वेश्चंस देख लो। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं? जीगा मास्डन आ जाएगा, लिख दोगे। ऑब्जर्वेशंस ऑफ जीगा मास्डन आ जाएंगे, वो लिख दोगे। कंक्लूजन्स लिख दोगे। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पॉइंट्स आएंगे तो वो लिख दोगे। कुछ डेफिनेशंस देखो। एक तो ग्राफ आ जाता है इसमें कि भैया नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड, अल्फा पार्टिकल्स, और कितने एंगल पर वो स्कैटर्ड हुए। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है भैया कि 0 एंगल पर स्कैटर्ड होने वाले, मतलब ना स्कैटर्ड होने वाले जो पार्टिकल डेविएट नहीं होते उनका नंबर सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है उन वो कम होते जाते हैं। एट लार्जर एंगल्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएटेड गोज ऑन डिक्रीजिंग। दूसरी चीज क्या पूछी जाती है भैया? दूसरी चीज पूछी जाती है इसमें इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है? व्हाट इज इंपैक्ट पैरामीटर? तो भैया देखो इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि हमारे न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल्स पर क्या इंपैक्ट डाला। गाना तुम्हें याद आ रहा होगा, मार डाला। तो भैया देखो अल्फा जो है, अल्फा पार्टिकल जा रहा है ऐसे और ये न्यूक्लियस है। अब हमारा न्यूक्लियस अगर बड़ा है तो वो अल्फा पार्टिकल को क्या करेगा? दूर से ही रिपेल कर देगा, मतलब अल्फा पार्टिकल डर के मारे यहीं से भाग जाएगा। और न्यूक्लियस छोटा है तो अल्फा पार्टिकल थोड़ा और करीब आएगा और करीब आके थोड़ा डेविएट होगा।
तो कहने का मतलब यह है कि इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने एक पैरामीटर दिया जिसे कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। एंड व्हाट इज इंपैक्ट पैरामीटर? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सेंटर और अल्फा पार्टिकल के इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। क्या कहते हैं भैया? उसे इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 1 नंबर के लिए। दूसरी डेफिनेशन जो है वो क्या पूछ ली जाती है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में? वो पूछ ली जाती है भैया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है? तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब है कि ये अल्फा पार्टिकल है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मैक्सिमम कितना क्लोज जा सकता है? अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम कितना क्लोज जा सकता है? और जितना क्लोज ये आ गया उसके बाद या तो ये वापस लौट आएगा या ये डेविएट हो जाएगा। तो ये जो मिनिमम ये दूरी है इन दोनों के बीच की, इस दूरी को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पे। ये ठीक वैसे ही है जैसे, याद करो, तुम नीचे से कोई बॉडी ऊपर फेंकते हो तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। मतलब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और जहां ऐसा हो जाता है वहीं से बॉडी वापस लौट आती है, उसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट। तो वही हाल यहां पर है। तुमने अल्फा पार्टिकल को जब भेजा न्यूक्लियस के पास में तो क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल को तुमने काइनेटिक एनर्जी दी। अब क्योंकि इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है, तो धीरे धीरे ये काइनेटिक एनर्जी किस में बदलने लगेगी? पोटेंशियल एनर्जी में बदलने लगेगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, वहीं से अल्फा पार्टिकल को वापस लौटना पड़ेगा। तो वो जो दूरी होती है जिस समय सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल gets converted into the potential energy of the alpha particle and the nucleus is known as distance of closest approach। तो अगर ये k है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4 pi epsilon naught q1। Q1 इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। और अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था He++, तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज हो जाएगा 2e, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए ना तुमने। और न्यूक्लियस पे चार्ज हो जाएगा कितना? Ze अपॉन ये क्या हो जाएगा? R0। तो k is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r0। here r0 is the distance of closest approach। तो r0 को अगर LHS में ले आओगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसमें और क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं कि अगर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अगर काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दें, काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दें? डबल, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को पे क्या असर पड़ेगा? अरे भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी डबल कर दोगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और क्या क्वेश्चन आता है? अगर वेलोसिटी को डबल कर दें, तो वेलोसिटी को डबल कर दोगे तो भैया काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। और अगर ये 4 टाइम्स हो गई तो ये कितनी रह जाएगी? ये रह जाएगी 1/4 रह जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे आ जाते हैं। अब भैया बात करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल की। तो बोर ने यार कैसे चालाकी से दूर कर दिए सारे के सारे रदरफोर्ड के जो ऑब्जेक्शंस थे। तो बोर ने पहली बात तो वही कही, बोर ने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एरी गैरी नथु कैरी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता। इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करता है, जिन्हें कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेबल ऑर्बिट्स या नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। और इन ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो ना वो एनर्जी लूज करता है ना वो एनर्जी गेन करता है। और उसे रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है वो कहाँ से मिलता है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस।
अब भैया ये इनका पहला पोस्टुलेट भी कहते हैं इसे, पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। दूसरा पोस्टुलेट क्या था इनका? अब लोगों ने भाई पूछा कि क्या फोटो लगी होगी, ये ऑर्बिट स्टेशनरी है, ये स्टेबल है, झंडा लगा होगा वहां पे? तो बोले नहीं, ये जो ऑर्बिट्स होंगी उनमें इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसे जाना जाता है बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन के नाम से। मतलब इलेक्ट्रॉन हर एरी गैरी नथु कैरी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा, कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा। और ऑर्बिट के स्पेशल होने की कंडीशन क्या होगी कि उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम L = r×p, 11th में पढ़ा हुआ, याद कर लो। तो मास, वेलोसिटी, रेडियस, ये जो है एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब ये कहां से आई? तो ये आई भैया डी ब्रॉगली का जो मैटर वेव्स का कॉन्सेप्ट था। डी ब्रॉगली ने कहा था कि विद एवरी मूविंग पार्टिकल देयर इज एसोसिएटेड अ वेव दैट इज नोन एज मैटर वेव, whose wavelength is given by the famous de Broglie's equation, that is lambda = h/p। डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, उसका मोमेंटम p है, तो उससे एसोसिएटेड एक वेव भी होगी जिसकी वेवलेंथ जो है दैट विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन विच इज नोन एज डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया बोर ने और कहा कि भाई जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उससे एसोसिएटेड वेव है, और इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के लिए वहां स्टेशनरी वेव के फॉर्मेशन के लिए जो सरकमफ्रेंस है ऑर्बिट की, दैट शुड बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। वो वेवलेंथ का क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। लैम्डा की जगह अगर हम h/p रख दें, mv रख दें, तो ये आ जाएगा mvr = nh/2π। मतलब बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉलोज फ्रॉम डी ब्रॉगलीज थ्योरी ऑफ मैटर वेव्स, डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये प्रूफ भी आ जाता है 2 नंबर में, देख लेना PYQs में, दैट बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉलोज फ्रॉम डी ब्रॉगलीज थ्योरी ऑफ मैटर वेव्स। तो भैया ये सेकंड पोस्टुलेट हो गया। पहला पोस्टुलेट हो गया स्टेशनरी ऑर्बिट्स का, दूसरा पोस्टुलेट हो गया क्वांटाइजेशन कंडीशन। तीसरा पोस्टुलेट क्या था बोर का, दैट इज नोन एज बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या कहलाती है कि भैया हमने कह दिया, बोर ने कह दिया पहले पोस्टुलेट में कि इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स में ही रहता है, वहां ना वो एनर्जी लूज करता है ना गेन करता है, तो क्या जिंदगी भर एक ही ऑर्बिट का होके रह जाएगा वो? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर एक ही ऑर्बिट का होकर रह जाएगा, वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरी स्टेशनरी ऑर्बिट में आएगा। अगर उसको एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी मिले या उतनी एनर्जी वो लूज करे इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन की फॉर्म में अगर वो एनर्जी लूज करता है या एनर्जी गेन करता है। अब लूज कब करेगा? अगर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो एनर्जी लूज करेगा, और लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो उसे एनर्जी चाहिए होगी। तो दीज आर द 3 पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब भैया आ जाते हैं मैथमेटिक्स पे बोर्स एटॉमिक मॉडल के। मैथमेटिक्स में सबसे पहले निकालेंगे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट का रेडियस कैसे निकाला बोर ने, पूरी मैथमेटिक्स की। हालांकि बोर्स एटॉमिक मॉडल की बहुत ही लिमिटेड वैलिडिटी है, तो कैसे की इन्होंने, सबसे पहले रेडियस कैसे निकाला? तो भैया पहला जो कंडीशन है बोर की, जो बोर का जो पहला पोस्टुलेट है, मैथमेटिकली हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जो कि ये कहती है कि भैया इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए होगा वो कहां से मिलेगा? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस से मिलेगा। दूसरी कंडीशन जो बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन है वो ये कहती है कि भैया जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, दैट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ h/2π। और इन्हीं दोनों की मदद से निकल आएगा रेडियस। कैसे निकलेगा? यहां से v की वैल्यू लिख लो,
स्टेप्स, डेरिवेशन मत रटो, स्टेप्स ध्यान रखो उसके, कि अगर यहां से v की वैल्यू उठा के यहां रख दें और इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो रेडियस निकल आएगा। वीडियो पॉज करके अपने आप सॉल्व करके देखो। तो v इज इक्वल टू हो गया भैया NH अपॉन 2πmr। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 तो ये हो गया n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में ये आ गया r बराबर ये क्या आ गया, बराबर आ गया 1/4πε0 ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ा दो भैया, और क्या क्या उड़ रहा है देखो, 4 से 4 उड़ गया, पाई से पाई उड़ गया, m से m उड़ गया। तो भैया अगर इस r को इधर ले जाएं, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आएं, ZE स्क्वायर को इधर ले आएं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर दें और r को ले आए LHS में, तो आर एन मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या हो जाएगा, ये आ गया इधर, और ये जो है r इधर आ गया, ये वाला r इधर आ गया, और ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो ये हो गया भैया एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये ZE स्क्वायर नीचे आ गया, तो ये हो गया पाई m ZE स्क्वायर। तो दिस इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ये क्या आ गया, nth ऑर्बिट का रेडियस आ गया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। अरे भैया बाकी सब तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, और e भी कांस्टेंट है। बोलो है कि नहीं है? तो अगर हाइड्रोजन के लिए निकाला जाएगा, हाइड्रोजन एटम के लिए हम रख देंगे n इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a नॉट, और इसकी वैल्यू आ जाती है 0.528 एंगस्ट्रॉम। इसे हम बोर्स रेडियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बोर्स रेडियस कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन में बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही ऑर्बिट होती है, तो उस ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, 0.528 एंगस्ट्रॉम। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो देखो भैया जो रेडियस का रेशियो होगा अगर हम निकालें डिफरेंट ऑर्बिट्स का, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मतलब जो ऑर्बिट्स के रेडियस होंगे वो इस रेशियो में होंगे। मतलब पहली ऑर्बिट का रेडियस अगर 1 है तो दूसरी ऑर्बिट का रेडियस उसका 4 टाइम्स होगा, तीसरी ऑर्बिट का रेडियस जो होगा उसके 9 टाइम्स होगा, और चौथी ऑर्बिट का रेडियस कितने टाइम्स होगा, 16 टाइम्स होगा। ठीक है भैया। अब भैया देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरी चीज जो निकाली इन्होंने वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस जो बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन है mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2π, तो यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, ये क्या हो जाएगी, NH अपॉन 2πmr। अब यहां पर r की वैल्यू रख दो जो तुमने पीछे निकाली है, देख लो भैया पन्ने पलट के, NH अपॉन 2πm, और r की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m ZE स्क्वायर। तो ये क्या हो गया भैया, पाई से पाई कट गया, m से m कट गया, n से n कट गया, h से h कट गया। तो ये Vn बराबर क्या आ गया, Vn बराबर ZE स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये ZE स्क्वायर हो गया अपॉन 2 हो गया, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट NH। तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको थोड़ा इन्होंने स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या किया, लाइट की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर लिया। किसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर लिया, बोलो, लाइट की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर लिया। तो भैया बाकी सब चीज़ें तो कांस्टेंट है, और उनकी वैल्यू रखकर जब इन्होंने सॉल्व किया तो ये आ गया c अपॉन 137 z अपॉन n। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहते हैं इसे 137, 13 जुलाई से भी याद कर सकते हो, 13.7। तो जो वेलोसिटी होती है हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की, अगर z इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 1 रख दें तो द वेलोसिटी इज c अपॉन 137। मतलब लाइट की वेलोसिटी के कितने टाइम्स होती है, 1 अपॉन 137 टाइम्स होती है। और वैसे देखें हम, अगर हम वैसे देखें वेलोसिटी तो वो 1:1/2:1/3:1/4 इस तरीके से रेशियो में होती है।
अब भैया देखो, कभी कभी सीबीएसई वाले क्या करते हैं कि रेडियस का पता है बच्चों को, वेलोसिटी का पता है, तो वो पूछ लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का एक्सप्रेशन निकालो। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, t बराबर 2πr/v लगा दोगे। r तुम्हें पता है, v तुम्हें पता है, तो टाइम पीरियड निकल आएगा रिवॉल्यूशन का। कभी कभी सीबीएसई वाले पूछ लेते हैं भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का एक्सप्रेशन निकालो। तो भैया टाइम पता लग गया तो ओमेगा बराबर 2π/t से निकाल सकते हो। तो रिलेटेड एक्सप्रेशंस भी बोर्ड में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अब तीसरी जो चीज हम निकालते हैं वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे भैया, देखो ये थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है और थोड़े से इसमें वियर्ड एक्सप्रेशन आएंगे, लंबे लंबे आएंगे, लेकिन है बहुत आसान अगर ध्यान से इसको सुनोगे और देखोगे। तो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो दो तरीके की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया काइनेटिक एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², और mv² की वैल्यू निकाल लेते हैं पहली इक्वेशन से। और पहली इक्वेशन जो है जो ये कहती है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वही प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो भैया वहां से तुम देखो जरा, mv² की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0ze²/r। तो ये हो गई भैया काइनेटिक एनर्जी, हो गई कि नहीं हो गई बोलो। पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4πε0q1q2/r, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस कैसा है बोलो, न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज। तो भैया इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है -e, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है +ze। दूरी दोनों के बीच में कितनी है, r है सर। तो ये हो गया -1/4πε0ze²/r। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। अब भैया टोटल एनर्जी निकालनी है तो क्या करोगे, टोटल एनर्जी निकालनी है तो सर हम ऐड कर देंगे, कर दो फटाफट। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 और ये हो गया -1/4πε0ze²/r। 1/4πε0ze²/r अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ½ -1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 1/4πε0ze²/r। अरे सर ये क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी तो, टोटल एनर्जी तो निगेटिव आ गई। अरे टोटल एनर्जी कैसी आ गई, निगेटिव आ गई। इसका क्या मतलब है यार, टोटल एनर्जी निगेटिव है, इसका मतलब है कि सिस्टम बाउंडेड है, इलेक्ट्रॉन ने लोन लिया हुआ है न्यूक्लियस से। अरे ऐसे ही होता है ना, बैंक से लोन ले लो 10 लाख रुपए का, तो तुम्हारे अकाउंट में दिखाता है 10 लाख रुपए, लेकिन उससे पहले एक माइनस साइन लगा होता है। उसे देख के तन बदन में आग लग जाती है। अगर माइनस साइन नहीं होता तो बड़ा अच्छा लगता है, अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, लेकिन माइनस का मतलब तुमने बैंक से कर्जा ले रखा है, जब तक कर्जा दे नहीं दोगे बैंक वाले छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तो भैया वैसा ही हाल यहां पर है, इलेक्ट्रॉन ने क्या ले रखा है, लोन ले रखा है, उसकी एनर्जी निगेटिव है, मतलब उसे न्यूक्लियस से फ्री करना है। अगर तुम्हें न्यूक्लियस के बाउंडेशन से, तो पहले इतनी एनर्जी पॉजिटिव में देनी पड़ेगी, तब जाके वो फ्री होगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बोर्ड में भी कई बार आ चुका है। उन्होंने कह दिया भाई टोटल एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो मार बच्चे जुड़ गए कैलकुलेशन में, बड़े बड़े 2-2, 3-3 पेज भर दिए। कोई ऐसी जरूरत नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखो तो जो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड है और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है, दोनों बराबर है। ये भी 1/2 1/4πε0ze²/r है, और ये भी 1/2 1/4πε0ze²/r है। बस ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में। नेचुरल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी किस में होती है, पॉजिटिव में होती है। मतलब अगर टोटल एनर्जी E बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंख बंद करके लिख दोगे। पोटेंशियल एनर्जी का अगर फॉर्मूला देखो तो वो इसका डबल है, मतलब इसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये मिल जाएगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स द टोटल एनर्जी। मतलब अगर टोटल एनर्जी -13.6 है तो 2 × -13.6 मतलब 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली रिमेंबर द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस
द टोटल एनर्जी। क्या ये कहानी खत्म हो गई? बोलो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी यहां आर की वो बड़ी वाली वैल्यू रखेंगे जो हमने शुरू में निकाली थी। क्या समझ में आ रहा है? अब भैया देखो, तो एनर्जी का जो हमारा एक्सप्रेशन आया है यार, E इज इक्वल टू माइनस हाफ 1/4πε0 ZE² अपॉन R। तो अगर इसमें हम R की वैल्यू रख दें, R की वैल्यू जो हमारी आई थी ε0n² अपॉन πmZE², तो ये क्या आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा, देखो, माइनस हाफ 1/4πε0 ZE² अपॉन ये हो गया ε0n² अपॉन πmZE²। तो पाई से पाई काट दो भैया, तो ये क्या आ गया ऊपर? देखो, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा -mZ²e⁴ ऊपर चला गया, 4 2 जा 8 ε0² n²h²। इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज करने के लिए बोर साहब ने क्या किया, h और c से मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा यार, मैथमेटिक्स बुरा मान जाएगी नहीं तो ये क्या आ गया, -me⁴ अपॉन 8 ε0² CH³। इसको लिख लिया अलग, और बचा क्या? तो बचा Z², बचा HC अपॉन बचा n²। तो ये जो क्वांटिटी आई ब्रैकेट के अंदर, इसे कहते हैं एक नया कांस्टेंट है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है? ये है रिडबर्ग कांस्टेंट। तो ये हो गया RHC इंटू Z² अपॉन n²। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी इतनी आएगी, और अगर R जो रिडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। अब भैया अगर इसको भी हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाता है एनर्जी, जो हो जाती है ये हो जाती है -13.6 Z² अपॉन n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें एनर्जी हो जाती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी हो जाती है। तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाए तो उसमें जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। तो यहां से डिफरेंट लेवल्स में हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की। मतलब n = 1, मतलब इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी होगी? तो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ग्राउंड स्टेट से अगर फ्री करना है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? उसे +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। n = 2 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी हो जाएगी -13.6 अपॉन 2², मतलब ये हो जाएगा -13.6 अपॉन 4, मतलब ये हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से n = 3 मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी भैया -13.6 अपॉन 9, मतलब ये हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से n = 4 के लिए निकाल सकते हो जाएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से तुम एनर्जी देख रहे हो कम होती जा रही है। नेगेटिव में बात करें, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें केवल, तो यहां से अगर हम यहां जाना चाहते हैं, मतलब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहते हैं, तो हमें एनर्जी चाहिए होगी कितनी? +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेगा। तो इस तरीके से हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर हायर से लोअर में आ रहा है तो एनर्जी रिलीज कितनी करेगा, और लोअर से हायर में जा रहा है तो उसे एनर्जी चाहिए कितनी होगी। देख लो भैया। अब भैया हम लोग देखते हैं यार कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर में आएगा, या
लोअर से हायर में जाएगा तो वो जो रेडिएशन एमिट करेगा ट्रांजिशन में या एब्जॉर्ब करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कितनी होगी। तो भैया देखो, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी तीसरी कंडीशन की, जिसे हम कहते हैं बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, E2 माइनस E1 बराबर एच न्यू। तो एनर्जी तुम निकाल चुके हो, आर एच सी जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर माइनस आर एच सी जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एच न्यू। एच से एच उड़ा दो तो ये क्या हो गया भैया, आर जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, ये हो गया 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर बराबर न्यू। तो ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी, आर सी जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये क्या हो गई फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ निकालनी है तो न्यू की वैल्यू रख दो, न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, ये हो गया आर सी जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। सी से सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन लैम्डा बराबर क्या हो गया, आर इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो ये भैया वेवलेंथ आ गई। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो ये जो है वेवलेंथ, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर N1 से N2 में आ रहा है या N2 से N1 में आ रहा है, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ। 1 अपॉन लैम्डा को वेव नंबर भी कहते। अब भैया बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो सबसे पहले बात करें स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो स्पेक्ट्रम सुनते ही तुम्हारे जहन में वो 10th वाला प्रिज्म आ जाता है कि व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होती है 7 कलर्स में टूट जाती है, विब ग्योर, और इसी को तुम स्पेक्ट्रम समझते हो। तो बिल्कुल सही बात है, दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। लेकिन अगर स्पेक्ट्रम को हम ब्रॉडली डिफाइन करें तो स्पेक्ट्रम इज द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज। स्पेक्ट्रम जो है वो कुछ लोग कहते हैं इंसान के फिंगरप्रिंट की तरह है। जैसे फिंगरप्रिंट किन्हीं भी दो लोगों का सेम नहीं हो सकता, फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, ऐसे ही स्पेक्ट्रम जो होता है वो भी यूनिक होता है। अभी तुमने पढ़ा कि यार इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर या माइनस आर एच सी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड फिक्स है भाई, मेंडलीफ कह गए पीरियोडिक टेबल में कि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता, आइसोटोप्स की बात अगर हम छोड़ दें तो यूनिक है, जेड यूनिक है, एन यूनिक है। इसका मतलब यह है कि भैया एनर्जी भी यूनिक है। तो अगर एनर्जी यूनिक है इलेक्ट्रॉन की, तो जो वेवलेंथ है वो भी क्या होगी, यूनिक होगी। तो ये जो हमें पता लग जाता है कि भाई ये एलिमेंट वहां पाया गया, ये एलिमेंट जुपिटर पे पाया गया, मार्स पे पाया गया, यहां वहां पाया गया, ट्रेसेस मिले हमें, हाइड्रोजन के मिले या ऑक्सीजन के मिले, तो वो कैसे पता चलता है, वो उसके स्पेक्ट्रम से पता चलता है। मतलब जब किसी एलिमेंट पे, किसी सब्सटेंस पर हम एनर्जी डालते हैं तो कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो एनर्जीज वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो एब्सेंट होती हैं एमिटेड लाइट में, तो उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वो जो डार्क लाइंस होती हैं उन्हें कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और कुछ एनर्जी वो एमिट करता है, तो जो वो एमिट करता है, वो जो ब्राइट लाइंस होती हैं वो कहलाती हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या कहलाती हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो यहां पर भी हम बेसिकली बात करने वाले हैं हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम की। तो देखो भैया, हाइड्रोजन का जो एमिशन स्पेक्ट्रम है उसको हमने ब्रॉडली कुछ सीरीज में क्लासिफाई कर लिया है। तो क्या सीरीज है भैया, देखो अगर हम यहां पर बना लें n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। तो भैया इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ये आयनाइजेशन लेवल होता है, आयनाइजेशन लेवल, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी भी कहते हैं इसको। तो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हायर एनर्जी स्टेट से
n इज इक्वल टू 1 में होता है, 2 से 1 में आ जाए, 3 से 1 में आ जाए, 4 से 1 में आ जाए, 5 से 1 में आ जाए, तो ये कहलाती है लाइमन सीरीज। ये कोई भी वेवलेंथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से n इज इक्वल टू 1 में होगा, इसे कहेंगे लाइमन सीरीज। अब हायर एनर्जी स्टेट से अगर n इज इक्वल टू 2 में आएगा, n इज इक्वल टू 2 में आएगा, तो उसे कहेंगे बामर सीरीज। क्या कहेंगे उसे? बामर सीरीज कहेंगे। एक स्कूल टीचर थे, उन्होंने ये सीरीज सबसे पहले देखी थी, और ये सीरीज वो देख क्यों पाए? दिखता कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है? तो दिखता है विजिबल रीजन। कौन सा हिस्सा दिखता है? विजिबल रीजन। तो ये जो सीरीज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है 1 नंबर में। ये मिलती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। कहां मिलती है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। उसके बाद अगर n इज इक्वल टू 3 में आएंगे हायर एनर्जी स्टेट से, तो n इज इक्वल टू 3 में आएंगे तो उसे कहते हैं पाश्चन सीरीज। कौन सीरीज कहते हैं? पाश्चन सीरीज। ये इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। फिर n इज इक्वल टू 4 में आएंगे, n इज इक्वल टू 4 में आएंगे तो मिलेगी ब्रैकेट सीरीज। कौन सी सीरीज मिलेगी? जो वेवलेंथ मिलेंगी उन्हें ग्रुप करके हमने कह दिया है ब्रैकेट सीरीज। फिर n इज इक्वल टू 5 में आएंगे हायर एनर्जी स्टेट से, तो उसे कहते हैं फुंड सीरीज। और अगर n इज इक्वल टू 6 में आते हैं हायर एनर्जी स्टेट से, तो इसे कहते हैं हम्फ्री सीरीज। तो ये जो है हमारा हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम है। इसमें हमने क्या किया है? वेवलेंथ्स को ग्रुप कर लिया है। अगर हायर एनर्जी स्टेट से n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, कहां आ रहा है? n इज इक्वल टू 1 में, तो मिलती है लाइमन सीरीज। कौन सीरीज मिलती है? लाइमन सीरीज मिलती है। अगर 2 में आ रहा है, अगर कहां आ रहा है? 2 में आ रहा है, तो कौन सीरीज मिलेगी? बामर सीरीज मिलेगी। और अगर 3 में आ रहा है तो कौन सीरीज मिलेगी? पाश्चन। 4 में आ रहा है ब्रैकेट, 5 में आ रहा है फुंड सीरीज। अब हम देखेंगे कि इनकी वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देख लेते हैं। अब देखो भैया, लाइमन सीरीज के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले तो लाइमन सीरीज की जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन क्या है? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए जेड 1 हो जाता है। 1 अपॉन n1 स्क्वायर। तो n1 को हम फिक्स कर लेते हैं 1, क्योंकि आएगा कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आएगा कहां? आएगा 1 में। और n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, इंफिनिटी भी हो सकती है। तो ये हमारी जनरल एक्सप्रेशन हो गया। अब मान लो पहली लाइन की वेवलेंथ निकालनी है लाइमन सीरीज की, तो n इज इक्वल टू 2 रख देंगे। दूसरी लाइन की निकालनी है तो n इज इक्वल टू 3 रख देंगे। तीसरी की निकालनी है तो n इज इक्वल टू 4 रख देंगे, एंड सो ऑन। लाइमन सीरीज मिलती अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ये तो बता ही चुके हैं। अब इसमें पूछ लेते हैं, और बहुत पूछते हैं ये क्वेश्चन, कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होती है लाइमन सीरीज की, या कैसे निकालोगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, या कब मिलेगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी। तो भैया ये ध्यान रखो तुम लोग, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी? आ कहां रहा है? 1 से आ रहा है, 1 में आ रहा है, सॉरी। और कहां से आ रहा है? 2, 3, 4, 5, 6, कहीं से भी आ सकता है। तुम्हें पता है E2 माइनस E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी। और शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी कब होगी? जब एनर्जी डिफरेंस शॉर्टेस्ट होगा। और n इज इक्वल टू 1 में शॉर्टेस्ट डिफरेंस कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? n इज इक्वल टू 2 से आएगा। मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो मिलेगी वो मिलेगी 2 से 1 वाला जो ट्रांजिशन होगा उसके लिए मिलेगी। मतलब अगर हम 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर कर दें, मतलब 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 माइनस 1 अपॉन 4, मतलब ये 3 अपॉन 4 आ जाएगा। तो ये भैया क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर हो जाएगा 4 अपॉन 3r। तो अगर तुम यहां पर r की वैल्यू रख दोगे तो 912 एंगस्ट्रॉम के आसपास ये आ जाती है, सॉरी 1216 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमारी कौन सी वेवलेंथ हो जाएगी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो जाएगी। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी? जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आएगा? 2 से 1 में आएगा। तो यह बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और देखो
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब मिलेगी जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा कब होगी? जब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा। और एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा इन्फिनिटी से 1 में आएगा। कहां से कहां आएगा? इन्फिनिटी से 1 में। तो 1 अपॉन लैम्डा बराबर आर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन आर। तो ये हमारी हो जाएगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो ऐसा ही तुमको खुद निकाल के रखना है। और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछना है। बामर सीरीज कहां मिलेगी? विजिबल रीजन में। ये करना है तुम्हें। बामर सीरीज की जनरल इक्वेशन क्या होगी? 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। और यहां ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी जब 3 से 2 में जाएगा, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगी जब इंफिनिटी से 2 में आएगा। मिलती विजिबल रीजन में है। पाश्चियन सीरीज की बात करें, पाश्चियन, ब्रैकेट और फुंड सीरीज तीनों इंफ्रारेड में मिलती हैं। अगर तुम ज्यादा प्रिसाइज होना चाहते हो तो पाश्चियन नियर इंफ्रारेड में, ब्रैकेट मिड इंफ्रारेड में, और फुंड सीरीज जो है वो फार इंफ्रारेड में। और वैसे ही करते जाओगे। पाश्चियन में यहां 3 आ जाएगा, यहां 4 से स्टार्टिंग हो जाएगी। ब्रैकेट में यहां 4 आ जाएगा, यहां 5 से स्टार्टिंग हो जाएगी। और फुंड सीरीज में यहां 6 आ जाएगा, और यहां किससे स्टार्टिंग हो जाएगी? 7 से स्टार्टिंग हो जाएगी। और इसी तरीके से लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो आएगी वो इमीडिएट नेक्स्ट जो ऑर्बिट है वहां से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। और इंफिनिटी से जब आएगा तो कौन सी वेवलेंथ मिलेगी? तो हमें मिलेगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इज दैट क्लियर और नॉट? अब भैया बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की बात करते हैं। एटम के अंदर छोटा सा होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर सारा पॉजिटिव और चार्ज होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, और एक और पार्टिकल होता है न्यूक्लियस के अंदर जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिल करके कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस बनता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके न्यूक्लियस बनाते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक कॉमन नेम भी है। कॉमन नेम क्या है? न्यूक्लियॉन, मतलब पार्टिकल ऑफ द न्यूक्लियस। अब भैया देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेडियस न्यूक्लियस का। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, या बात करें साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो भाई न्यूक्लियस बना कैसे? ऐसा तो है नहीं यार कोई थैली है उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन डाल दिए हमने। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन असेंबल होते जा रहे हैं इन अ स्फेरिकल ओरिएंटेशन, और उनके असेंबल होने से क्या बनता जा रहा है? न्यूक्लियस बनता जा रहा है। और अगर हम स्फेरिकल मान रहे हैं न्यूक्लियस को, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मास ऑफ द न्यूक्लियस के। बोलो होगा कि नहीं होगा? इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस। वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर जो होता है दैट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जितने ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा। तो आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? ए की पावर 1/3। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.5 फर्मी। तो रेडियस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आएगा कि भैया 2 न्यूक्लियस हैं या 2 एटम्स हैं, उनका मास नंबर जो है दैट इज इन द रेशियो ऑफ 27:125। सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द रेडियाई? तो इनकी रेडियाई का जो रेशियो होगा, क्यूब रूट ले लो 3 और इसका क्यूब रूट ले लो 5, तो जो रेडियस का रेशियो होगा दैट विल बी 3:5। इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी की। किसकी बात करते हैं भैया? इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करते हैं। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है? तो भैया देखो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है यार? न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ कोर्स न्यूक्लियर मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को डिनोट करते हैं मास नंबर से, और वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब।
तो अगर आर क्यूब की वैल्यू रख दो तो आर नॉट ए की पावर 1/3 का क्यूब, तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यार a/4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए से क्या हो गया कैंसिल, मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी आ गई कांस्टेंट। तो दो बातें, पहली बात ये कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो होती है कांस्टेंट। न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, मतलब न्यूक्लियस की पैकिंग मोर और लेस एक जैसी होती है दुनिया में जितने भी न्यूक्लियस हैं, इसी वजह से डेंसिटी जो है मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। अब इस पे भी वही क्वेश्चन आएगा कि भैया दो न्यूक्लियस हैं या दो एटम्स हैं जिनका मास नंबर इस रेशियो में है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो बताओ कितना होगा। तो न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो हो जाएगा 1:1, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी जो है मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो एटॉमिक डेंसिटी से बहुत बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, लगभग 10⁻11 टाइम्स ज्यादा। ऐसा क्यों, न्यूक्लियर डेंसिटी का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा क्यों होता है? तो भैया ऐसा इसलिए कि तुम्हें पहले ही बताया था एटम के चैप्टर के शुरुआत में कि एटम का ज्यादातर पार्ट कैसा है, हॉलो है। जीगर और मास्टर ने एक्सपेरिमेंट कर दिया था, बता दिया था कि सारा का सारा मास कहां कंसेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में है। तो सबसे टाइटली पैक्ड कॉम्पैक्ट जहां सबसे ज्यादा मास होता है और बहुत कम जगह में होता है वो जगह है न्यूक्लियस। इसलिए न्यूक्लियर डेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो एटॉमिक डेंसिटी से बहुत बहुत ज्यादा होती है। इज दैट क्लियर और नॉट? अब भैया हम लोग बात करते हैं, अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। तो भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके जब न्यूक्लियस बनाते हैं तो जो न्यूक्लियस का मास है, न्यूक्लियस का मास है वो हमेशा कम होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कलेक्टिव मास से। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को कहते हैं मास डिफेक्ट। न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कलेक्टिव मास से कम होगा, इस डिफरेंस को क्या कहेंगे, मास डिफेक्ट कहेंगे। अब ये डिफरेंस गया कहां? तो भैया ये जो डिफरेंस है ये कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स एनर्जी मास रिलेशन, E = Δ mc², और उस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। हालांकि इस साल ये सिलेबस में नहीं है, रिवाइज सिलेबस में, लेकिन इस बाइंडिंग एनर्जी का कनेक्शन है मास डिफेक्ट से। बाइंडिंग एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। न्यूक्लियस को बांधने का काम कौन करती है, बाइंडिंग एनर्जी करती है। इस वजह से ये मास डिफेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही मास डिफेक्ट जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है भैया, देखो मान लो तुम शहर में पढ़ने गए, 12th में तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ गए 95+, तुम्हें बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, तुम लेने गए एडमिशन, वहां पर कमरा ढूंढने गए रहने के लिए, कमरे का किराया बता दिया भैया 10,000 रुपए एक बच्चे का। तुम्हारा एक और दोस्त वहां पहुंचा, वो भी कमरा देखने गया, उसको भी किराया बता दिया 10,000 रुपए, लेकिन उन्हें कहा भैया दोनों साथ साथ रहोगे तो 12,000 किराया ले लेंगे। अब बताओ तुम दोनों साथ साथ रहना पसंद करोगे या अलग अलग रहना पसंद करोगे? अब ये तो सर हमारे बजट पे डिपेंड करता है, हमारे पास पैसा बहुत है तो हम अलग अलग रहेंगे, लेकिन अगर हम पैसा बचाना चाहेंगे 8,000 रुपए तो हम साथ साथ रहेंगे। तो वो जो 8,000 रुपए की बचत है वो तुम्हें वहां पर बांधने का काम कर सकती है, वो तुम्हारे बीच में एक बॉन्ड क्रिएट कर सकती है और तुम दोनों शेयरिंग में कमरा लेकर के रह सकते हो और 8,000 रुपए बचा सकते हो। तो वो 8,000 रुपए तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी की तरह है। तुम्हें बांधने के लिए भी उतनी ही एनर्जी चाहिए, और किसी दिन लड़ाई हो गई तो 8,000 रुपए खर्च करोगे, अलग अलग कमरा ले लोगे, और जब तक बचाना चाह रहे हो तो बचाओगे 8,000 रुपया जब तक साथ साथ रहोगे। तो उसमें तुम्हें कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो ठीक उसी तरीके से बाइंडिंग एनर्जी भी होती है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के जब न्यूक्लियस बनाते हैं तो उनका जो कलेक्टिव मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वो ज्यादा होता है, न्यूक्लियस का मास कम होता है, और ये जो डिफरेंस होता है इसे कहते हैं मास डिफेक्ट। तो भैया ये जो मास डिफेक्ट होता है अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन्स। मान लो एक प्रोटॉन का मास है mp, कितने प्रोटॉन होंगे,
अगर न्यूक्लियस हमारा ये है, ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर, तो एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे तो ZMP। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? न्यूट्रॉन्स होंगे A माइनस Z। एक न्यूट्रॉन का मास Mn, तो Mn तो कितने न्यूट्रॉन्स हैं? A माइनस Z, तो A माइनस Z न्यूट्रॉन्स का मास इतना हो गया, माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये हो गया भैया हमारा मास डिफेक्ट, विच इज कन्वर्टेड इनटू बाइंडिंग एनर्जी। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर फोर्सेस। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने का काम करती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करने का काम करती है। तो अगर हम उसका फोर्स काउंटर पार्ट देखें, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स काम करता है, जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में बांधता है, तो इस फोर्स को कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, और दुनिया के सबसे ताकतवर फोर्स हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। प्रोटॉन प्रोटॉन को बांधते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बांधते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधते हैं। अब ये फोर्सेस कैसे आते हैं? तो एक जापानीज साइंटिस्ट थे युकावा, और तुमने 11th में भी पढ़े होंगे फंडामेंटल फोर्सेस। उनकी क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी क्या कहती है? क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ये कहती है युकावा की, इनफैक्ट क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी इज फॉर ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस, कि भैया अगर कोई भी दो लोग आपस में बंधे हुए हैं, रोज मिल रहे हैं दोनों, तो जरूर उनके बीच में किसी ना किसी चीज का एक्सचेंज हो रहा है। अगर तुम बंधे हुए हो, रोज जा रहे हो कहीं, भले ही किसी मंदिर में जा रहे हो दर्शन करने, किसी से मिलने जा रहे हो रोज, इसका मतलब तुम दोनों के बीच में किसी ना किसी चीज का एक्सचेंज हो रहा है, और उसी एक्सचेंज की वजह से तुम बंधे हुए हो। अब वो एक्सचेंज किसी भी चीज का हो सकता है, वो एक्सचेंज चॉकलेट्स का हो सकता है, वो एक्सचेंज फ्लावर्स का हो सकता है, मनी का हो सकता है, इमोशंस का हो सकता है, फीलिंग्स का हो सकता है। तो यहां पर किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है? तो युकावा ने कहा कि एक नए पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा है, जिसे कहते हैं पाई मेसॉन। क्या कहते हैं इसे? पाई मेसॉन कहते हैं। तो पाई मेसॉन का एक्सचेंज होता है। तो भैया प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है एक पार्टिकल का, पाई मेसॉन, और उस वजह से ये बंधे हुए हैं। तो दीज फोर्सेस विच बाइंड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, विच आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्सेस। क्या कहते हैं इनको? न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। एंड दे ओरिजिनेट बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ दिस पार्टिकल विच इज नोन एज पाई मेसॉन। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं न्यूक्लियर फोर्स के। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है भाई, जाहिर सी बात है। अरे भाई प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, लेकिन उसको भी मजबूती से बांधे हुए हैं, इसका मतलब ये उनसे स्ट्रांग है। फिर शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। कैसे फोर्सेस होते हैं? शॉर्ट रेंज, मतलब ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें आर स्क्वायर आता है कि भैया आर इन्फिनिटी हो जाएगा तब जाके फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, मतलब ये हमारे फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स थे वहां पर। तो ये वैसा नहीं है, उनके टक्कर का नहीं है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसकी हैसियत, इसकी रेंज केवल नियर बाई न्यूक्लियॉन्स तक है। चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। स्पिन डिपेंडेंट होता है। हर फंडामेंटल पार्टिकल का एक स्पिन होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये किस पे डिपेंड करता है? स्पिन पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे न्यूक्लियर फोर्स के। 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को आ जाती हैं। पहले इस चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट ग्राफ हुआ करते थे, एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व, एक न्यूक्लियर फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी कर्व, और एक बीटा डिके में हम लोग कर्व पढ़ते थे। लेकिन इस साल केवल एक ही कर्व है, और यही इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, मतलब एक न्यूक्लियॉन को यहां रख दो और एक न्यूक्लियॉन को इन्फिनिटी से ले आओ, तो इस रीजन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो निगेटिव है। तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होने का मतलब जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, मतलब न्यूक्लियॉन्स के बीच में यहां से यहां तक कैसा फोर्स काम कर रहा है?
अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही डिस्टेंस इससे कम होगी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, निगेटिव है, मतलब फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है। तो जैसा मॉलिक्यूलर फोर्सेस का नेचर होता है ठीक वैसा ही जो है इसका भी नेचर है कि एक डेफिनेट डिस्टेंस तक अट्रैक्टिव, उसके बाद रिपल्सिव हो जाए। उसके बाद भैया हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, एक आधे नंबर का क्वेश्चन यहां से बन जाता है। भाई हमें पता है कि न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए बाइंडिंग एनर्जी इज द पैरामीटर ऑफ स्टेबिलिटी। तो क्या होगा, न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस जो है, इट हैज द टेंडेंसी ऑफ splitting into two lighter nuclei along with the release of enormous energy, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। जैसे जो सबसे कॉमन न्यूक्लियर फिशन होता है उसमें जब हम न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं यूरेनियम पे तो हमें दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलते हैं, एक बेरियम का और एक क्रिप्टॉन का, और उसके साथ 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और बहुत एनर्जी निकलती है। और ये 3 न्यूट्रॉन्स जो है वो अगले 3 यूरेनियम एटम को शिकार बनाते हैं, फिर वो अगले 3 को मतलब 3 से जब निकलेंगे तो 9 निकलेंगे, फिर वो 9 यूरेनियम एटम को शिकार बनाएंगे तो फिर 27 होंगे। तो इस तरीके से न्यूक्लियर फिशन रिजल्ट्स इन अ चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन जो है वो चेन रिएक्शन बन जाती है, और इस चेन रिएक्शन को अगर हमने कंट्रोल कर लिया, जो कि हम कर लेते हैं, कहां कर लेते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में कर लेते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जहां न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे होते हैं तो वहां कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। ये जो न्यूट्रॉन्स गड़बड़ कर रहे हैं अपने मन से, इन न्यूट्रॉन्स को हम एब्जॉर्ब करा देते हैं बाय न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल। कैडमियम इज अ गुड न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर। तो कैडमियम की रॉड्स होती हैं जिनको न्यूक्लियर रिएक्टर में इंसर्ट कर दिया जाता है, वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, उसकी एनर्जी का कंस्ट्रक्टिव यूज हो जाता है। लेकिन जो एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब में यही अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाती है, और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाती है तो वो हमारे बस में नहीं होती, और इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, हिरोशिमा और नागासाकी को तुम सब जानते हो। तो वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, होता दोनों में न्यूक्लियर फिशन है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। न्यूक्लियर फ्यूजन, द सोर्स ऑफ एनर्जी वी रिसीव फ्रॉम द सन। ये जो सन है लाखों करोड़ों सालों से एनर्जी दे रहा है और आगे भी देता रहेगा, इसकी एनर्जी का सोर्स क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और उसके पीछे कौन है, हाइड्रोजन है। मतलब 2 लाइटर न्यूक्लियाई जब फ्यूज होते हैं और फ्यूज होके वो हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अब भैया एक और बात, जैसे क्या फिशन रिएक्टर हैं, क्या वैसे फ्यूजन रिएक्टर हैं क्या हमारे पास? नहीं है। जिस दिन हो जाएंगे उस दिन अर्थ पे एनर्जी की क्राइसिस खत्म हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन की कमी नहीं है हमारे पास। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फ्यूजन को कराने के लिए इतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, उतने टेम्परेचर पर कोई भी मटेरियल, कोई भी मैटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। इट कन्वर्ट्स इनटू प्लाज्मा सीधे। इसीलिए फ्यूजन को थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए होगी, और उतनी एनर्जी या तो एटम बॉम्ब के एक्सप्लोजन से आएगी या सन पे अवेलेबल है, स्टार्स पे अवेलेबल है। इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो सन और स्टार्स पर ही हो पा रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर स्मॉल चैप्टर एटम्स एंड न्यूक्लियाई। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी फिजिक्सिफाइड। बहुत जल्दी हम बहुत कुछ नया लाने वाले हैं, तो देखते रहो, शेयर करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू वेरी मच।